यस, सब बच्चों को गुड आफ्टरनून। कैसे हालात हैं आप लोगों के? ठीक है, तो सही तो लगाए। हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा टॉपिक सर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी चल रहा है हम लोगों का। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब आप लोगों को पढ़ाया। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कितनी पार्टी होती है? 3 पार्टी, एक श्योरिटी, एक टीडी और एक क्रेडिटर। ठीक है, फिर हमने बात करी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के फीचर क्या क्या होते हैं। तो ये ओरल और रिटन भी होता है, कंसिडरेशन होता है, पार्टीज टू गारंटी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। फिर हमने नेचर एंड लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी की बात करी, सेक्शन नंबर 128, जो कि ये कहता है कि सिमिलर लायबिलिटी होती है, को एक्सटेंसिव लायबिलिटी होती है, सिमिलर सेम एज किसकी? श्योरिटी की वही लायबिलिटी होती है जो पीडी की होती है। श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी और कंडीशनल है, और श्योरिटी की लायबिलिटी कब कमेंस होती है? श्योरिटी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। श्योरिटी की लायबिलिटी को श्योरिटी के केस में क्या होती है? इक्वली नहीं, या तो एग्री रेशियो या। ठीक है, तो आज की क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। अगला कंसेप्ट हेडिंग बनाएंगे और सब लिखेंगे टाइप्स ऑफ गारंटी। टाइप्स ऑफ गारंटी। तो गारंटी हमारी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप। पिछली क्लास में इसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, कुछ बताया था इसके बारे में, और आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अब उसी को नोट डाउन करेंगे और पूरा का पूरा समझेंगे। मैंने कहा था गारंटी 2 टाइप की होती है, एक आपकी सिंपल या स्पेसिफिक गारंटी और एक होती है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। सेक्शन 129 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है स्पेसिफिक गारंटी मतलब जैसे प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर से पैसे मांगने गया 10,000 रुपए, तो श्योरिटी ने क्रेडिटर को गारंटी दी सिर्फ उस 10,000 रुपए के लिए, मतलब सिर्फ उस एक ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये कौन सी गारंटी हो गई? ये स्पेसिफिक गारंटी। और मान लो कि कोई श्योरिटी किसी क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर की एक से ज्यादा मल्टीपल ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी देता है, तो उसको कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। जैसे 3 साल तक मैंने बोला भाई 3 साल तक इसको तू देते रहे उधार, मैं देख लूंगा। या ये बोलूं मैं कि 2 लाख रुपए तक, जब तक 2 लाख रुपए ना हो जाए तब तक तू देता रही हो, 2 लाख से ऊपर मत दियो। मतलब या तो मैंने समय की पाबंदी लगा दी और या मैंने पैसे की पाबंदी लगा दी, लेकिन गारंटी मेरी कॉन्टिन्यूअस ही है नहीं। तो सेक्शन 129, लेट्स स्टार्ट। तो एक बीच में यहां डालते हैं, सेक्शन 129 हमसे ये बोलता है जो गारंटी है वो 2 तरीकों की है। तो सबसे पहली साइड में आ गया आपका सिंपल और स्पेसिफिक गारंटी। और दूसरे में क्या आ गया? कॉन्टिन्यूअस गारंटी। पहले में सिंपल और स्पेसिफिक गारंटी और दूसरे में क्या आ गया? कॉन्टिन्यूअस गारंटी। सिंपल के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो लिखो गारंटी given for a single transaction
guarantee given for a single transaction between creditor and principal debtor। मतलब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई है, एक ट्रांजेक्शन की गारंटी अगर मैं देता हूं तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल और एक एग्जांपल लेते हैं इसका। ए स्टैंड्स एज ए गारंटर फॉर a loan of rupees 1 lakh to be given by B to C। तो ये कौन से नेचर की, स्पेसिफिक नेचर की गारंटी है या नहीं है? हियर the guarantee is of specific nature। आगे बेटे, अब कॉन्टिन्यूअस गारंटी की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है? तो लिखो गारंटी given for a series of transaction or several transaction। ठीक है, तो continuing guarantee may be of following types। तो कितने टाइप की कॉन्टिन्यूइंग गारंटी हो सकती है? नंबर 1, continuing guarantee with limitation of time continuing guarantee with लिमिटेशन ऑफ अमाउंट, और सी है बोथ। लिमिटेशन ऑफ टाइम और लिमिटेशन अमाउंट दोनों डाल। भाई 1 साल तक 1 लाख रुपए से ज्यादा मत दे दियो, इसमें दोनों बात बोल दी। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूइंग गारंटी होगी विद लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड अमाउंट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। तो लिखो एग्जांपल, ए स्टैंड्स एज ए गारंटर फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन फ्रूट्स by B to C। From time to time within a period of 6 months। बताओ ये कंटिन्यूइंग है या नहीं? ए ने गारंटी दी फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन फ्रूट्स बाय बी टू सी फ्रॉम टाइम टू टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months।
ठीक है। सी कोई बीमार होगा, ए ने बी को बोला कि उस बीमार व्यक्ति के पास 6 महीने तक तुम फ्रूट्स लेकर जाना हर दूसरे दिन। डन, ठीक है। ये हमारा टाइप्स ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी है। अब स्टार्ट करते हैं बेटे श्योरिटी के कुछ राइट्स की। ठीक है, श्योरिटी के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं। पहले बताओ श्योरिटी के अधिकार किन किन लोगों के खिलाफ होंगे। अब सुनना, अगला टॉपिक, पहले टॉपिक की हेडिंग लिखो तुम लोग, लिखो राइट्स राइट्स ऑफ श्योरिटी। ठीक है, श्योरिटी के राइट्स की बात कर रहे हैं। तो आप लोग ये बताओ कि श्योरिटी का जो राइट होगा, जो अधिकार होगा, वो किन किन लोगों के खिलाफ हो सकता है। लॉजिकल आंसर चाहिए मुझे, बस। देखो, श्योरिटी का अधिकार प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ होगा, क्योंकि जब प्रिंसिपल डेटर भाग जाएगा, डिफॉल्ट करेगा, तो उसके पैसे कौन चुकाएगा। श्योरिटी ने क्रेडिटर को तो साइड कर दिया, अब श्योरिटी पकड़ेगा किसको। अच्छा एक बात बताओ, क्या श्योरिटी का अधिकार क्रेडिटर के खिलाफ नहीं होगा? क्यों? गलत तरीके से दिए हो, मतलब मेल मिलाप था क्रेडिटर और डेटर के बीच में, फंसा दिया श्योरिटी को। या एक और बात, श्योरिटी ने क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर के द्वारा किए गए डिफॉल्ट के पैसे दे दिए, लेकिन प्रिंसिपल डेटर का कुछ सिक्योरिटी पड़ा हुआ था किसके पास, क्रेडिटर के पास। तो वो सिक्योरिटी किसको मिलेगी? और एक और बंदे के खिलाफ हो सकता, श्योरिटी एक और बंदे के खिलाफ केस कर सकता। कौन? थर्ड पार्टी, किसी के भी खिलाफ, जो भी जा रहा है इधर केस कर रहा है। आएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो तो खुद ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसका मतलब वही है, अरे वो को श्योरिटी के खिलाफ भी कर सकता है। को श्योरिटी, एक से ज्यादा श्योरिटी। मैंने क्रेडिटर को 1 लाख दे दिया, 50% उससे मांगा, ला भाई दे, वो कहता वो केस कर सकते। आगे समझ? ठीक है, तो 3 लोगों के खिलाफ पहले हेडिंग बनाएंगे, तीनों की, फिर एक करेंगे राइट्स। 3 लोगों के खिलाफ राइट्स, 1 2 3। तो लिखो राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर। दूसरा है राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। और राइट अगेंस्ट को डन। मैं कंडक्टर लग रहा हूँ, बस का कंडक्टर ऐसी हरकत करता क्या क्या कह रहा है। आया बेटे, तो सबसे पहले पहला वाला करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो सबसे पहला 1 नंबर लिखो। नंबर 1, राइट्स अगेंस्ट द
ठीक है, तो सबसे पहला राइट, राइट टू क्लेम सिक्योरिटी। भाई क्रेडिटर से क्या क्लेम कर सकते हैं? सबसे पहले सिक्योरिटी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, हम क्रेडिटर बोलेंगे लाओ भाई सिक्योरिटी दो जल्दी से फटाफट। ठीक है जी, तो लिखो व्हेन द गारंटर repays the debt on default of PD then the surety may claim the security from the creditor। सिक्योरिटी किससे ले सकते हैं? क्रेडिटर। दूसरा राइट टू क्लेम सेट ऑफ। कोई बताएगा इसका मतलब? राइट टू क्लेम सेट ऑफ का पार्शियल पेमेंट कर दिया भाई। सेट ऑफ मींस एडजस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल डेब्ट। देखो भाई, क्रेडिटर ने दिए थे 1 लाख रुपए पीडी को, पीडी भाग गया तो लाइबल कौन होगा? कितने रुपए के लिए? लेकिन श्योरिटी को क्रेडिटर से पहले के 20,000 लेने थे पुराने पहले के, तो क्या 1 लाख दे फिर मांगे 20? अब वो कितने देगा? इसी को कहते हैं सेट ऑफ करना। आगे समझ नहीं आया? पहले सेट ऑफ का मतलब लिख लो। लिखो सेट ऑफ मीन्स adjustment of mutual debts। Set off means adjustment of mutual debt। All well? लिखो if there is any debt of PD against the creditor then the surety may ask the creditor for firstly adjusting the debt and the surety will be liable for the balance amount only। डन है? तो भाई इसके खिलाफ के राइट तो हो गए, राइट टू क्लेम सिक्योरिटी, राइट टू क्लेम। अब पीडी के खिलाफ क्या राइट है? अब पीडी भाग गया भाई, पीडी के पैसे किसने दे दिए? श्योरिटी ने दे दिए। तो अब पीडी के खिलाफ क्या राइट है?
उसकी प्रॉपर्टी, अरे प्रॉपर्टी जल्दी बताओ। पीडी के ऊपर क्रेडिटर का अधिकार जो था, पीडी के ऊपर जो अधिकार क्रेडिटर का था, अब वो अधिकार किसका हो जाएगा? मतलब क्रेडिटर केस करता ना पीडी पे, लेकिन अब क्रेडिटर को तो पैसे मिल गए उसके, तो अब वही सारे अधिकार किसके पास पहुंच जाएंगे? इसको कहते हैं सबरोगेशन। क्या कहते हैं? सही है। और जो नुकसान श्योरिटी का हुआ पीडी की वजह से, क्या पीडी श्योरिटी को इंडेमनीफाई करेगा या नहीं? श्योरिटी के नुकसान की। तो ये दो अधिकार हैं श्योरिटी के पीडी के खिलाफ। आ गया समझ में? तो स्टार्ट कर रहे हैं, लिखो। नंबर 2, नंबर 1 का राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। नंबर 2, right against principal debtor। right against principal debtor। ठीक है, तो लिखें श्योरिटी हैज following rights against the PD। Number 1, पहला राइट क्या है? सबरोगेशन। एक काम करो, सबरोगेशन का मीनिंग लिख लो। देखो, इट मीन्स substitution of one person by another person। ठीक है, राइट्स ऑफ सबरोगेशन। लिखो, when the surety pays debt of principal debtor surety gets all the rights which were earlier, जो पहले किसके पास थे? Available to client। and second right क्या है? राइट टू बी इंडेमनीफाइड। राइट टू बी indemnified। देखो, सिंस देयर इज एन, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है पीडी और श्योरिटी में? implied कॉन्ट्रैक्ट बताया था। बिकॉज सिंस देयर इज एन implied कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity between surety and principal debtor, so
श्योरिटी हैज अ राइट to recovery everything like debt amount, cost of defending suit, etc. from PD. All well? दो राइट हो गए. राइट नंबर 3, राइट अगेंस्ट फॉर श्योरिटी. तो बताओ जी, को श्योरिटी के खिलाफ क्या अधिकार होंगे? कंट्रीब्यूशन मांगेंगे उससे. मान लो एक को श्योरिटी ने दोनों को श्योरिटी के हिस्से क्रेडिटर को दे दिए, क्रेडिटर डिस्चार्ज हो गया. जो पहले वाला को श्योरिटी था वो दूसरे वाले को श्योरिटी से क्या मांग लेगा? उसका कंट्रीब्यूशन मांग लेगा. लाओ दे, पैसा दे. समझ गए? तो लिखो नंबर 1, इसका नंबर 1 पॉइंट, राइट टू आस्क फॉर कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 146. पहला अधिकार है राइट टू आस्क फॉर कंट्रीब्यूशन. जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में भी बताया था, जैसे ये ए है और ये A1 है. ए ने पेमेंट बी को कर दी, ठीक है. अगर पीडी का एंटायर अमाउंट एक को श्योरिटी ने पे कर दिया है मिस्टर ए ने, तो ए जो है वो A1 से जो है वो रिकवर. और वेल, नोट करें, लिखो इफ द एंटायर अमाउंट ऑफ डेब्ट, डेब्ट किसका? इज पेड बाय a co-surety then he has a right to claim contribution from other co-sureties. Done. एग्जाम्पल करते हैं. A and A1. A1 कौन है? Co-surety. Guarantees a loan of rupees 1 lakh given by B to C. तो यहाँ क्रेडिटर कौन है? B. और C कौन है? प्रिंसिपल डेटर. ठीक है, आगे लिखो ऑन डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर A paid the entire amount of debt to B. A ने पे कर दिया entire amount of debt to B. B कौन है? क्रेडिटर.
सारा पैसा ए ने दे दिया, तो ए अपने भाई बंधु जो कोर्ट श्योरिटी है उससे बोलेगा भाई पैसे दे भाई, तेरे हिस्सा मैंने दे दिया। तो ए has a right to ask contribution from other co-sureties that is rupees 50,000। एज्यूम करते हैं कंट्रीब्यूशन कौन से रेशियो में, इक्वल, assuming contribution in equal ratio। सही है। बताओ एक और अधिकार क्या हो सकता है दूसरे को श्योरिटी के प्रति? तो बहुत सिंपल, सिक्योरिटी मिली है। पीडी की सिक्योरिटी थी क्रेडिटर के पास, श्योरिटी ने पेमेंट कर दी, तो सिक्योरिटी क्या करेगा, वापस लेगा ना। पैसे दो को श्योरिटी ने दिए, तो सिक्योरिटी कौन वो करेगा, शेयर करेगा, वो दोनों ही करेंगे। आ गया समझ में? तो सेकंड हेडिंग लिखेंगे राइट टू शेयर the benefit of security, right to share the benefit of security। लिखो in case a co-surety has obtained the entire security then other co-sureties has a right to share the benefit of security with the first co-surety। डन मेरे भाई। और वेल छोटे से दो कॉन्सेप्ट और बचे हुए तो कर लेते हैं फिर, है ना। अभी तक कैसा लग रहा है बेटे? बहुत सिंपल, अच्छा सा। मैंने ये नोट्स आपके सही है, बड़ी हेल्प करेंगे। एज इट इज इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड पे नोट्स बनाए हुए ये जो आपके सामने, और इंस्टीट्यूट की बुक हम साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक के सारे यूनिट्स कवर है सबके, पिछले सारे यूनिट्स। क्यों भाई? मैंने पढ़ाई नहीं करा। अच्छा ठीक है, दोबारा कर ली। बाकी के ओके सबके? रिवीजन चालू है, कभी भी पूछ सकते हैं। अभी जल्दी से एक दो यूनिट और हो जाए, फिर आपका स्टार्ट करेंगे क्लास में, क्वेश्चन आंसर सेशन से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग रेडी रहो, आपको टाइम मतलब एक तरीके से टाइम मिल रहा है, अगले 7-8 दिन तक तुम पिछले सारे यूनिट्स कवर कर लो। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर देंगे। क्लास के अलावा 10 मिनट 15 मिनट हम लोग चर्चा करा करेंगे क्लास में, ठीक है। और चर्चा क्या होगी, मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे जवाब दोगे उसका। जो जवाब नहीं दे पाया उसकी बड़ी फजीयत उतारूंगा क्लास में, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं दे पाया कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा देना, अगली बार पढ़कर आना, फिर जरूर करना। और ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि सर ने पूछा और आप लोग बता नहीं पाए। बड़ी मेहनत करिए, देख लो इतना टाइम हो गया आप लोगों ने, बहुत मेहनत की है, तो इस मेहनत का फल तुम लोगों को देना है, तुम लोगों को पढ़ना है बहुत अच्छे से। सारे आपको
पैतरे पता बता दिए मैंने, बस आपको अब क्या करना है, बिल्कुल डट के पढ़ते रहना, ठीक है। और बैकअप चाहिए तो बैकअप आपको मैं दे ही रहा हूँ। अभी मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपलोड कर दी, 4 लेक्चर से पूरे डाल दिए एक ही साथ, 4 अभी वो डाल दूंगा, आज मैं 6 डाल दूंगा, ठीक है। तो बैकअप चाहिए, लेते रहो पढ़ते रहो, कोई डाउट है पहुंच जाओ फिर पढ़ लो, रट मारो। मतलब लॉ ऐसी होनी चाहिए, पेन आपका जो पेपर में स्टार्ट हो तो खत्म ना हो, पेपर तुम्हारा छीनना पड़े पेपर वाले को, ला भाई बहुत हो गया, अब तो 6 बज गए, 5 बजे तक पेपर था। ठीक है, ऐसा कर लेना। ओके, अब आपको एक कंसेप्ट और 2 कंसेप्ट और बचे हुए हैं, कोशिश करेंगे थोड़ा सा, एक ये वाला तो हो ही जाए आज। कंसेप्ट का नाम है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। क्या हो रहा है? श्योरिटी यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे बताओ, अभी नॉर्मल बात करते हैं, इसके अंदर जो लिखा है वो तो बाद में देखेंगे। एक श्योरिटी की लायबिलिटी कब खत्म हो जाती है, मतलब एक श्योरिटी कब डिस्चार्ज हो जाती है? जब वो पेमेंट कर दे। एक बार सुनो, सब सुनते हैं ना। डिस्चार्ज मतलब अब मैं पैसे नहीं दूंगा, ये है इसका मतलब। डिस्चार्ज मतलब श्योरिटी बोलेगा अब नहीं दूंगा पैसे, तो कब नहीं देगा? ये भाग का राज चला है कि पहले हाँ बोलता है बाद में मना कर रहा है। नहीं, कोई तो बात होगी। क्या हुआ कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है जब श्योरिटी की डेथ हो जाए, होगा या नहीं? जैसे ही तुम मर जाओ वैसे तुम्हारी सारी लायबिलिटी खत्म। सही बात है। मेरी वाइफ कह रही थी कहीं घुमाने ले चलो, तो मैं शमशान घाट ले जाता। मैं कह रही ये कौन सी जगह? मेरा लोग मरते हैं आने के लिए। मरते नहीं है, बताओ कुछ गलत किया मैंने? फिर बता रहे क्यों 4 दिन से बात नहीं करती। मैं तो डरता हूँ क्या मैं? रिकॉर्डिंग बात सच है, लेकिन मैं उसको सुनाऊंगा नहीं। कट कर दी है, एडिट कर दी है, ठीक है। बढ़ते आगे। तो जब उसकी डेथ हो जाए या रिवोकेशन ले लिया श्योरिटी में, रिवोकेशन मतलब वापस, क्या हुआ कि प्रिंसिपल डेटर आया श्योरिटी के पास, कह रहा मेरी गारंटी दे दे। मैंने कहा ठीक है। क्रेडिटर को मैंने बोला भाई गारंटी है मेरी। क्रेडिटर ने अभी पैसे नहीं दिए थे, मेरे अकल आ गई, एक घंटी बजी दिमाग में, तो ये तो बहुत बड़ा वाला है। ये तो मेरे पैसे लेके भाग जाएगा। तो क्रेडिटर को फोन किया, भाई पैसे दे दिए? वो कहता नहीं अभी नहीं दिए, देने जा रहा हूँ। मत दे, मेरी गारंटी कैंसिल। तो क्रेडिटर ने तो दिए नहीं हमें पैसे। तो स्पेसिफिक गारंटी के अंदर, अगर स्पेसिफिक गारंटी में पहली बात तो ये कि श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता, लेकिन तब डिस्चार्ज होगा जब अगर क्रेडिटर ने पैसे ना दिए हो। लेकिन अगर क्रेडिटर ने दे दिए तो अब ये डाइवर्स। और कंटिन्यू गारंटी में फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे मैंने अपने भाई के लिए बोला था दुकान में, यार इसको सामान दे दियो, बताया था कि नहीं बताया था? बताए थे। हमारे मेरे भाई एक शॉप है, मेरे एक दोस्त की दुकान है, मतलब दोस्त के फादर की थी, फादर एक्सपायर हो गए तो वो दोस्त ही बैठता है उसको। वो किराने की दुकान नहीं होती, पूरी कन्फेक्शनरी शॉप। तो मैं अपने घर जाता था, पहले जहाँ रहता था वहां की बात बता रहा हूँ। तो मैं उसके पास 5 मिनट 7 मिनट बैठ के फिर जाता था। मेरा क्लासमेट था, बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी। तो अब उसकी पूरी भरी दुकान, तो उससे सामान वामान मैं ले जा रहा, घर के लिए जो भी चाहिए होता है। तो मेरा भाई जॉबलेस हो गया, जो छोटा वाला है, बेरोजगार हो गया। मुझे कह रहा है कि भाई वो कुछ सामान वामान लिया उस दुकान से, कभी कभी मन कर जाता है। ठीक है भाई ले ले, क्या दिक्कत है? मेरा बोल दे एक बार, मतलब कोई नहीं बोल दूंगा। तो मैंने बोल दिया अपने दोस्त को, मैंने यार वो आएगा, दे दियो कोई बात नहीं, ठीक है कर लेंगे ये सब। चलो ओके भाई। तो मैं कुछ 12-13 दिन के लिए थोड़ा बिजी हो गया क्लासेस में। 9 बजे तक क्लास होती थी, तो फिर मैं डायरेक्ट घर ही जाता था, थका आ रहा कौन जाए। गया भाई 12-13 दिन बाद, मैं कहा भाई एक सामान दे दो। 200-300 का सामान लिया होगा मैंने। कितने हो गए? कह रहा भाई
14,200 तो भाई दो मारे कान मगर दिन में चालू हो गए तो दारू नहीं भाई, वो तूने बोला ही ना छोटे वाले को, वो लेके गया था सब। मैं कहा भाई ऐसा क्या दे दिया तूने, ज्वेलरी शॉप भी है क्या तेरी, सोने की चीन वगैरह भी देने लगा। कह रहा नहीं यही सामान। मैंने इधर क्या क्या दिया दिखा जरा। तो मेरे भाई ने उन 14 दिनों में तो कम से कम 150 से 200 चिप्स के पैकेट लिए। तो इतना तो बेवड़ा भी नहीं लेता। चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ, मतलब ऐसा कोई आइटम नहीं छोड़ा उसकी शॉप पे जो उसने ना लिया हो। और मेरा दोस्त कह रहा है कि भाई वो तो 2, 4, 5 दोस्त भी लेके आता था साथ। सब यहाँ खड़े हुए मस्त कोल्ड ड्रिंक पीते थे, बात करते थे। मैं कहता था पैसे लिख लेना भाई के खाते में। मैंने कहा सुन, ये तो हो गया था, ये तो मैं दूंगा, और आगे से कभी वहां से भटके भी ना मेरा भाई, अगर 6-8 किलोमीटर दूर भी दिख जाए तो गोली मार दी उसको। तो मैंने अपनी गारंटी वापस ले ली, लेकिन मैं 14,000 जो 200 रुपए थे उसके लिए लाइव लूंगा या नहीं? दूध वाला तो बात दूध वाला बात, ठीक है, मैं लाइव लूंगा या नहीं? तो फिर मेरे को उसको बड़े मन मार के देने पड़े पैसे। और फिर मैं अपने घर पे गया, मैंने बोला क्या क्या लिया है तू? कह रहा यार कुछ नहीं यार, ज्यादा सामान नहीं लिया मैंने। मैं तेरा ज्यादा खर्चा हो जाएगा। मैंने उसको पहले बाल पकड़े, ज्यादा सामान नहीं लिया, तुमने रोजगार में इतना कमाया नहीं, बेरोजगारी में तुमने लुटवा दिया मेरा। वो तो अच्छा मैं यहाँ से गुजर गया, ये तो 1,28,000। तो मैं अपनी गारंटी वापस लेकर आ गया। मैं कहा देख भाई मैं रिवोकेशन कर रहा हूँ। अपने दोस्त से बोला, मैं कहा अगर मेरे घर से कोई भी आ जाए, मेरे भविष्य में भी कोई परिवार बने, वहां से भी कोई आए, तो भी तुझे पैसे कोई भी सामान नहीं देना। दिस इज व्हाट रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस गारंटी, ठीक है। तो 2 केस हो गए, एक तो स्पेसिफिक और कंटिन्यू में रिवोकेशन हो सकता है, एक मेरी डेथ हो जाए, मेरी नहीं श्योरिटी की डेथ हो जाए, और एक और बताओ क्या? इतना तू जितना धीरे बोल रहा था ना, मैं श्योर था कि तू गलत है। ऑल्टरेशन, सुनना ध्यान से। मैंने श्योरिटी नहीं गारंटी दी थी क्रेडिटर को कि तू 1 लाख रुपए दे दे उसको 8% ब्याज पे। गारंटर बोल के चला गया, श्योरिटी बोल के चला गया, बाद में क्रेडिटर ने पीडी को 1 लाख रुपए दिए 16% ब्याज पे। कितने परसेंट पे? तो साला भागेगा ही भागेगा, भागेगा नहीं वो। जिसका रेट 8% मार्केट है, तुम दे दो 16% पे, और भागेगा तो लाइवर कौन होगा? तो मैं पागल हूँ? नहीं, तुम मेरे को मत देखो। मैं श्योरिटी की बात करूँ। श्योरिटी पागल है? नहीं, समझिए बात को। यानी कि चेंज इन वेरियंस और टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल? और भी एक आधे पॉइंट है, देखते हैं। पहले हेडिंग बनाओ अच्छे सी, लिखो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। तो सबसे पहला नंबर 1 लिखो, रिवोकेशन ऑफ गारंटी, सेक्शन 130। गारंटी कितने टाइप की होती है? दोनों के साथ में करेंगे। इधर लिखो स्पेसिफिक गारंटी, और दूसरी साइड लिखो कंटिन्यूअस गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी में जनरली it cannot be cancelled
However, if the transaction relating to specific guarantee has not yet taken place, then surety can revoke the specific guarantee. ठीक है, डन है भाई। चलो कंटिन्यूइंग की बात करते हैं। कंटिन्यूइंग गारंटी में द श्योरिटी कैन कैंसिल द continuous guarantee ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन। मतलब वो जो 14,200 कुछ का था बिल, वो मुझे देने ही पड़े थे। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ भाई बाद में मत दिए। फ्यूचर ट्रांजेक्शन and not for those transactions which has already occurred. Which has ठीक है। अब दूसरा लिखो, डेथ ऑफ सेक्शन 131। भाई सुनो जी, अगर श्योरिटी की डेथ हो गई, गारंटी स्पेसिफिक वाली थी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं होगा। नहीं समझे? जनरली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कोई करता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो लायबल कौन होता है? लेकिन अगर स्पेसिफिक गारंटी थी तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल नॉट बी लायबल। लेकिन कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा, लेकिन उन्हीं ट्रांजैक्शन के लिए जो हो चुकी है, फ्यूचर वाली के लिए नहीं। समझे? मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। श्योरिटी की डेथ हो गई, श्योरिटी ने क्रेडिटर से वादा किया था जो तूने 1 लाख रुपए पीडी को दिए वो मैं दूंगा अगर पीडी डिफॉल्ट करता है। बताओ कौन सी गारंटी है? स्पेसिफिक। श्योरिटी की डेथ हो जाती थी 1 साल 15 दिन, 1 साल 6 महीने, जो भी है, मतलब डिफॉल्ट करने से पहले। अब श्योरिटी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल नॉट बी, बट कॉन्टिन्यूअस गारंटी अगर थी तो वहां श्योरिटी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होता, लेकिन उतनी ही ट्रांजैक्शन के लिए जो हो चुकी है। अब आ गया तो लिखो, डेथ ऑफ श्योरिटी में स्पेशल गारंटी, कॉन्टिन्यूअस गारंटी। स्पेशल में लिखें
कॉन्टिन्यूअस में लिखो, कॉन्टिन्यूअस गारंटी automatically comes to end on the death of surety here the legal representative of the surety will not be liable for all the transactions occurring after the date of death. However, the legal hire will be responsible, will be liable for all transactions before death of surety. है जी? मैं बोल देता हूँ यार, ट्रांजेक्शन से बोल रहा, ट्रांजेक्शन के आगे अकरिंग आफ्टर द डेट ऑफ डेथ, फुल स्टॉप. However, legal heir will be liable for all transactions before death of the surety. आगे बच्चे, सही है. नेक्स्ट पॉइंट, दो हो गए. तीसरा, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी by variance in the terms of contract. सेक्शन 133. कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में वेरिएंस हो गया. भाई गारंटी लिए 5,000 पर मंथ की. जैसे मान लो कि क्रेडिटर के यहां प्रिंसिपल डेटर रेंट पे रह रहा है, श्योरिटी ने बोला भाई 5,000 पर मंथ का रेंट है, ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा. डन. बाद में क्या हुआ, दोनों की आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, क्रेडिटर ने रेंट बढ़ा दिया, श्योरिटी को ये बात पता ही नहीं, रेंट 6,000 रुपए पर मंथ कर दिया, तो भागेगा ही पीडी. रेंट बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई उसकी, नहीं दे पाएगा, पैसे भाग जाएगा. तो ऐसे में मैं भी लाइबल नहीं हूँ. साले मुझसे बिना पूछे तूने टर्म्स एंड कंडीशन क्यों चेंज करी? आगे समझ. 5,000 होंगे तो लाइबल होगा ना. मुझसे बिना पूछे कुछ करोगे तो किसी चीज के लिए लाइबल नहीं होंगे. मतलब तुम तेज बन रहे हो, कुल मिला के बात ये. सही है. एग्जाम्पल लिख लो फिर इसका. वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 133. एक एग्जाम्पल लिख लो, अच्छा समझ में आ जाएगा फिर. A stands as a guarantor for C
who has taken a room on rent at rupees A gives guarantee for 1 year. After 6 months, B and C mutually increase the rent rupees 6,000 per month without the consent of A से पूछा नहीं। तो 6 महीने के बाद की सारी लाइबिलिटी के लिए ठीक है डिस्चार्ज हो जाएगा। तो नाउ देखो नाउ surety will be discharged after 6 months. डन है। चौथा और पांचवा बहुत आसान है। पहले मैं हेडिंग बना रहा हूं इनकी। देखो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी when creditor release the PD. मान लो तुमने कोई कांड कर दिया और तुम्हें किसी ने देख लिया, वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, तेरे पापा को बताऊंगा, तेरे पापा को बताऊंगा, तो तुम्हें डर लगेगा ना? नहीं, मैं तुम जैसे बेशर्मों को मैं एक सभ्य नागरिक की बात करूं, सभ्य बच्चे को डर लगेगा ना? ये तो पापा को बता देगा, ये तो दिक्कत हो जाएगी, ये है। तो ब्लैकमेल हो रहा है वो बंदा। अब ज्यादा ही ब्लैकमेल हो गया तो उस दिन उसने क्या करा, पापा को खुद ही बता दिया जाएगा, पापा ऐसे ऐसे कर दिया था मैंने और वो अंकल है वो मुझे ब्लैकमेल करते। पापा ने अच्छा ठीक है चल मैं देखता हूँ। वो बच्चा बता के पापा को आ गया वही बाहर, फिर वही अंकल आ गया, तो बेटे जा मेरे काम कर वरना मैं तेरे पापा को बता दूंगा। तो बच्चा लेकर आया था बहुत बड़ा हॉकी स्टिक, अब वो कूटेगा अंकल को या नहीं? तो अब डर कहाँ गया? अब डर क्यों? बता दिया ना उसने, पापा को बता दिया, पापा ने मुझे कुछ बोला ही। जब मैं वहां से डिस्चार्ज हो गया हूं तो मैं यहाँ भी लाइबल हूं, है समझ में आ रहा है? क्या हुआ कि क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को माफ कर दिया। भाई क्या हो गया, कोई दिक्कत है? क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को माफ कर दिया। पूरी कहानी बताता हूं, पहले बैक स्टोरी भी बताता हूं। क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर दोस्त थे, उनको पैसों की जरूरत थी, तो दोनों ने एक गेम खेला। उसने कहा कि एक बनेगा क्रेडिटर और एक बनेगा कौन? पीडी, और किसी श्योरिटी से गारंटी दिलवाते। श्योरिटी के पास गया पीडी, पीडी बोलता भाई मुझे गारंटी दिलवा दो 1 लाख रुपए की, मेरे पास पैसे नहीं है उस बंदे से। मेरा ठीक है भाई, कह रहा मैं 10 दिन में दे दूंगा। ठीक है। अब कोई बाहर का बंदा था, थर्ड पार्टी था जो श्योरिटी बना, श्योरिटी ने क्रेडिटर को बोला तू 1 लाख दे दे, 10 दिन बाद अगर ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। और 10 दिन बाद क्रेडिटर ने पीडी को माफ कर दिया कि जा कोई नहीं तू माफ, और वो क्या श्योरिटी के वाला भाई पैसे दे 1 लाख। तो ये तो धंधा नहीं हो जाएगा? ऐसे तो श्योरिटी लोग बिलीव ही करना छोड़ देंगे। तो ये सारा अच्छा गेम हुआ।
अगर क्रेडिटर ने पीडी को माफ कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, तो समझ लो कि ऑटोमेटिकली श्योरिटी भी क्या हो गया, क्योंकि यहाँ फ्रॉड हो सकता। ठीक है, और अगला एक पॉइंट और लिखूं, इसके अंदर कुछ नहीं है। फिफ्थ पॉइंट और लिख लो, डिस्चार्ज अगर श्योरिटी की, ये जो मैंने अभी कहानी बताई, क्या ये फ्रॉड नहीं था? तो श्योरिटी यहां भी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी if guarantee was taken by fraud, and misrepresentation section 142 and 143। डन है भाई? एक लास्ट टॉपिक है वो कर लो, फिर खत्म, यूनिट 7 फिनिश। हेडिंग बनाओ फटाफट। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का सेक्शन क्या है? 124 और 125, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का 126 से 147, और टोटल क्या था? 124 से 147 बताया था पहले क्लास। एक तो पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितनी पार्टी होती है? इंडेमनीफायर और इंडेमनी, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इंडेमनीफायर की लायबिलिटी प्राइमरी होती है सेकेंडरी? प्राइमरी होती है। मैं ही तो लायबल होऊंगा, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो लायबल कौन होगा? कार कंपनी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है? आई बात समझ? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में गारंटी नहीं होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी इंडेमनीफाई करता है ना, पीटी के डिफॉल्ट होने में। हो गया? चलो लिखो बेसिस ऑफ डिफरेंस। इंडेमनिटी और गारंटी। बीओडी में सबसे पहला एप्लीकेबल सेक्शन, तो बताओ सेक्शन एंड, और यहां सेक्शन एंड नंबर ऑफ पार्टीज, या 2 होती है, नाम बता दो। और दूसरा यहाँ कितनी होती है? नाम बताओ। एक पीडी, एक क्रेडिटर और एक श्योरिटी। नेचर ऑफ लायबिलिटी बताओ। द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर is primary and absolute. The liability of surety is secondary and tertiary. Scope of or coverage. Contract of indemnity does not include guarantee. Contract
but it includes भाई कैसा लगा ये चैप्टर? ओके, अगली क्लास में शुरू करेंगे बेलमेंट एंड फ्लैश। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। उतार लिया सबने? कर लो आराम से। All well?